बहुत बहुत स्वागत है मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का द ओनली पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। और हमने जैसा कि आपसे कहा था और हमारा वादा था आपसे कि परीक्षा जब नजदीक होगी, निकट होगी, तो हम लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाएंगे, जिसमें आपके साथ कई टॉपर्स भी जुड़ेंगे जो ऑलरेडी सर लोग चयनित हैं उनके माध्यम से। और मैं गोविंद दास आपको विज्ञान विषय से संबंधित जो पीवाईक्यूज हैं उनके बारे में बताऊंगा। आज एक खुशखबरी आई है आप सभी के लिए, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। परीक्षा की तिथि आगे बढ़ गई है और अब ये जुलाई में होगी। तो बच्चों, हमको भरपूर समय मिला है तैयारी का, और इस समय का सदुपयोग करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। और मैं ये चाहूंगा द ओनली पीसीएस चैनल के माध्यम से कि आप सभी की तैयारी इतनी पुख्ता हो कि आप सभी सफलता के शिखर तक पहुंचे। जैसा कि पिछली बार हमने अपने भाग एक में 56 प्रश्नों तक पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लिया था, और हमने पाया था कि बहुत ही बेसिक प्रश्न विज्ञान के खंड में से पूछे जा रहे हैं। बच्चों, अगर यूपीएससी की बात होती तो हम कहते थोड़ा सा ट्रिकी या थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की नॉलेज पूछी जा रही है, लेकिन पीसीएस के लेवल पर आपको पता है बहुत ही सामान्य विज्ञान और जनरल साइंस का महत्व ज्यादा रहता है। तो आप देर ना करते हुए द ओनली पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल से मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को बिल्कुल से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी लेक्चर आप भविष्य में मिस ना करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, कि जो कि पीसीएस परीक्षाओं को लेकर विशेष रूप से तैयार किया गया, और वहां वही करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे जो पीसीएस परीक्षाओं के लिए जरूरी है। आप हमें 7, 8, 9, 10, 11 96 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिना देर के आइए चलते हैं अपने 57 नंबर क्वेश्चन पर, और आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन एनर्जेटिक रहना चाहिए, आपकी भी इसमें भागीदारी हो, ये हमारा प्रयास रहता है। और बढ़िया सा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? ठीक, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। ठीक है ना? एक तो बेटा बिल्कुल हटा दो। ठीक है, निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल हटा दीजिए, बचे तीन। वैसे इसका सही उत्तर न्यूट्रिनो है। ठीक है ना? न्यूट्रिनो पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल चार्ज का एक कण है। और पॉजिट्रॉन की बात करें तो अभी रिसेंटली पार्टिकल फिजिसिस्ट जैसे एक एलएचसी लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के माध्यम से बार बार ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से इस कण की उत्पत्ति हुई है। और अल्फा पार्टिकल के अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिव तत्वों में, सक्रिय तत्वों में निकलते हैं ये तीनों। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित का अर्थ सही मैच नहीं हो रहा है, इस चीज को देखना है। जरा एक बार पढ़ते हैं। ठीक, डिसैलिनेटिंग सी वाटर, है ना? एक चीज ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ये नहीं आंखों के सामने से गायब हो जाता है। जब आप दबाव में होते हैं ना, नहीं दिख नहीं रहा होता है। परीक्षा सिर्फ ज्ञान की नहीं, साइकोलॉजी की भी। बार बार सेंटर्स पे जाना, परीक्षा को देना, ये एक टफ टास्क होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। ये नहीं गायब हो जाता है, और इसमें जरा ये निम्नलिखित है। ठीक है, टाइपिंग एरर है तो उस पे मत जाइएगा। पता नहीं कल को आप कमेंट करें सर वो निम्नलिखित लिखा हुआ था, वो निम्नलिखित लिखा है। ठीक है ना? खैर, प्रश्न पर चलते हैं। ये अलवणीकरण है। ठीक, डिसैलिनेटिंग, समुद्री जल, सी वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस, पेयजल। बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। ये जो आप शब्द देख रहे हैं, ऑस्मोसिस, सिर्फ और सिर्फ जल के लिए इस्तेमाल होता है। ध्यान रखिएगा, दूसरे किसी भी पदार्थ के लिए पूरे विश्व में ऑस्मोसिस शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। जल के अधिक सांद्रता से जल की कम सांद्रता की तरफ बहाव को हम ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस का अपोजिट हो जाएगा, जल की कम सांद्रता से जल की अधिक सांद्रता की ओर जल का जो बहाव होगा उसे रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानेंगे। आपके घर में आरओ होगा, उसमें यही प्रक्रिया होती है। डीनेचुरेशन प्रोटीन का ही होता है। बेटा, पाश्चुरीकरण, चाय, मजाक है ये तो।
पाश्चुरीकरण दूध में होता है बेटा, ठीक। पाश्चराइजेशन मिल्क में की जाने वाली प्रक्रिया, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां कौन सा सुमेलित नहीं है? डीसैलिनेटिंग किसकी? समुद्र जल की, बिल्कुल सही है, सलाइन वाटर होता है, तो इसी की डीसैलिनेटिंग की जा सकती है। रिवर्स ऑस्मोसिस पेयजल में ही, ठीक, बिल्कुल सही। डीनेचुरेशन प्रोटीन का होता है, अमीनो एसिड में टूटते हैं प्रोटीन, और पाश्चुरीकरण मिल्क का होता है। तो यहाँ ये ऑप्शन गलत और उत्तर डी सही, क्योंकि हमें सुमेलित नहीं है चेक करना था, जो सुमेलित नहीं है, तो यहाँ ये उत्तर सही हो जाता है। अब जरा ये देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सॉल्व करने का तरीका भी अलग होता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहते हैं। और जरा अभिकथन पढ़ेंगे और कारण पढ़ेंगे, फिर मैं बताऊंगा ट्रिक, इसको पढ़ना कैसे और सॉल्व करना कैसे। पढ़िए, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस। रीजन क्या है? पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। द सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन इज द होल पार्ट इज होमोजीनियस। बेटा जब आपको ऐसे प्रश्न मिले, चुपचाप एक कार्य करिएगा, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है क्योंकि, बस इस शब्द को लगा लीजिएगा, क्योंकि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। क्योंकि लगाते ही आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर डिफरेंट कंपोजिशन है तो सॉल्यूशन कभी होमोजीनियस हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ ये हुआ, ए बिल्कुल सही है, ठीक, कि सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट जो वाटर में है वो होमोजीनियस होगा, एकदम इक्वल क्वांटिटी में मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। आप नमक और जल को अलग अलग नहीं देख पाएंगे, लेकिन डिफरेंट कंपोजिशन को रखिएगा सॉल्यूशन में तो अलग अलग विजिबल होगा, ठीक। इसका अर्थ है कि ए तो एकदम सही है, लेकिन रीजन जो दिया है वह सही नहीं है, गलत है। तो व्याख्या तो ये सही है ही नहीं इसकी, और रीजन भी बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका उत्तर सही होगा, ए सही है परंतु रीजन गलत है, ठीक है। इसका जो कारण है वह गलत है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? If an unsaturated sugar solution is prepared by mixing of 100 grams of sugar in a half liter of water, which of the following physical quantities will not change? ये हमारा प्रश्न है, ठीक। क्वांटिटीज देखते हैं, क्या मास बदलेगा? ठीक, ठीक है, क्या मास बदलेगा? ठीक है, क्या हमने किया है 100 ग्राम चीनी में, आधा लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी को मिलाया है, ठीक। तो आधा लीटर पानी की डेंसिटी होगी और चीनी को जब इसमें मिलाएंगे तो डेंसिटी बदलेगी, है ना। इसमें कौन सी राशि नहीं बदलेगी? मास चेंज हो जाएगा, 100 ग्राम चीनी मिलाई गई है। मैंने कहा डेंसिटी भी बदलेगी, कि वाटर की डेंसिटी में आपने शुगर ऐड कर दी है। सांद्रता तो बिल्कुल बदलेगी, अधिक सांद्र घोल हो जाएगा, ठीक है। नहीं बदलेगा वह है आयतन, क्योंकि जल में मिलाया गया, ठीक। उत्तर ही सही है, आयतन जो आपकी भौतिक राशि है वह नहीं बदलेगी। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर, बहुत बढ़िया प्रश्न है, और अच्छा ये कि ये पीवाईक्यू है। अब इससे जुड़ी हुई एक घटना आपको बताऊंगा, इसलिए फिर से एक बार ये करंट अफेयर्स में, ठीक। कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय के पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर है, नैप्थलीन बॉल्स हैं, अथवा ड्राई आइस। इसको ध्यान से देखिए और चुपचाप यहां पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, गुरुग्राम, अभी बताता हूं क्या हुआ है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? When a sample of any of the following things is kept in the air, it disappears after some time, like camphor, naphthalene or dry ice. Phenomenon is called as, बेटा सबलिमेशन कहते हैं। अगर कोई वस्तु ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इस घटना को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सबलिमेशन,
ठीक, पहली चीज, अभी अभी गुड़गांव में कुछ लोगों ने माउथ फ्रेशनर की तरह ड्राई आइस का सेवन कर लिया। ड्राई आइस जो कि CO2 होती है, ठीक, लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में गैस है, का तापमान कम होने की वजह से उनको कोल्ड बर्न हो गए और ये घटना खबरों में आ गई। और अगर ये घटना खबरों में आई तो CO2 फिर से खबरों में आ गया। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि फिर से इस प्रश्न की पुनरावृत्ति और रिपीटिशन आपको मिल जाए। फिलहाल एक वाष्पीकरण में कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। डिफ्यूजन, ठीक, किसी गैस का हायर कंसंट्रेशन से उसके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक, जो मूवमेंट है दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। और रेडिएशन प्रकाश में पाया जाता है। प्रकाश जिस माध्यम से चलता है, ठीक, तो उसके तापमान को जो परिवर्तित करते हुए चलता है, ये रेडिएशन की वजह से ऐसा पाया जाता है। ठीक, और ऊष्मा, ऊष्मा को भी एड ऑन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, रोडियम इसका सही उत्तर है। असल में स्टार इसलिए लगा है बेटा क्योंकि प्रश्न का उत्तर मिल नहीं रहा था, ठीक है ना। लेकिन वास्तविकता में रोडियम वह धातु है जो इस समय विश्व में सबसे महंगी है। ये पहले टाइटेनियम हुआ करती थी, विश्व की सबसे मजबूत और सबसे महंगी धातु। महंगे होने का कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि जो धातु विश्व के स्तर पर जितनी कम होगी, ठीक, जिसकी मात्रा जितनी कम होगी वह धातु उतनी ही महंगी होगी। ठीक, अब आप सोने चांदी का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे और उसके मूल्य का भी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? चीनी मिट्टी नहीं, कोरंडम बिल्कुल नहीं, जिप्सम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक, सीमेंट में आपने इस जिप्सम का नाम सुना होगा, जो सीमेंट को जमाने के लिए कार्य आता है। इस जिप्सम को, ठीक, इस जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान है। ठीक, कैल्क में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर ही सही है। पाउडर में बिल्कुल भी कैल्शियम नहीं होता। ठीक, ग्रेफीन होता है, ये एक नैनो पदार्थ है। ग्रेफीन को रोल कर दीजिए ऐसे, कार्बन नैनो ट्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया नैनो पदार्थ। कहीं लिखा है नैनो? एक ही ऑप्शन में लिखा है, आप टिक कर दीजिए, कुछ भी ज्यादा जानने की जरूरत है ना। नैनो पदार्थ, ठीक है, 10⁻⁻9 वो स्केल है जहां पर नैनो पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए ग्रेफीन का भी साइज 10⁻⁹ होगा। ग्रेफाइट की एक पतली सी शीट काटी है अगर 10⁻⁹ साइज पर, तो वो होगी ग्रेफीन। ठीक, और वो जो ग्रेफीन है वो नैनो प्रतिरूप है कार्बन का। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये तो टफ टास्क है। ठीक, ब्लैक गोल्ड, फुलरीन, ग्रेफीन और केवलार, ठीक है ना। तो यहां पर हमें इनके काल क्रम के अनुसार देयर फर्स्ट सिंथेसिस, जो पहली बार सिंथेसिस हुआ हो सबसे पुराना, उसको सबसे पहले नंबर पर रखना है। फिर जो उसके बाद हुआ उसको दूसरे नंबर पर रखना है। फिर जो उसके बाद हुआ उसको तीसरे नंबर पर रखना है। और जो सबसे आखिरी उसको पहले नंबर पर रखना है। यहाँ जो केवलार है वो सबसे पहले सिंथेसिस हुआ था लेबोरेटरी में। उसके बाद जो हमको मिला है लेबोरेटरी के स्तर पर वो है फुलरीन, वो बकमिस्टर फुलरीन भी कहते हैं। यह भी नैनो स्केल पर ही पाए जाते हैं। इसके बाद हमको ग्रेफीन की प्राप्ति हुई है और सबसे अंतिम है ब्लैक गोल्ड। सबसे अंतिम है ब्लैक गोल्ड और सबसे अंतिम में हमको ब्लैक गोल्ड मिला है, इसलिए उत्तर बी इसका सही है। ठीक है ना। यानी सबसे पहले नंबर 1 पर ये रहेगा, ठीक, नंबर 2 पर ये रहेगा, नंबर 3 पर ये रहेगा, नंबर 4 पर ये रहेगा। ठीक है, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, ठीक, क्योंकि यह सस्ता है? नहीं, ठीक है, घना होता है, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है। ठीक, वास्तविकता में हीलियम वायु के साथ मिश्रित होकर किसी भी प्रकार का, ध्यान रखिएगा, विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। अगर इसकी जगह हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है,
और ऑक्सीजन आपको पता है फ्री रेडिकल के फॉर्म में बहुत रिएक्टिव है, तो दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, विस्फोट भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर हीलियम को इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन को नहीं। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिल्वर आयोडाइड। ये आर्टिफिशियल रेन में इस्तेमाल होता है, इसके लिए ड्राई आइस भी इसके साथ इस्तेमाल की जाती है, वही CO। ठीक, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के रोग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, मिल्की मैग्नीशियम प्रति अम्ल है, पर एसिड है। ठीक है, टैबलेट्स आते हैं छोटे छोटे बेसिक, ठीक, आपने देखा होगा। और सिल्वर ब्रोमाइड नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं किया जाता। ये उत्तर ए सही है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। मैग्नीशिया, जो मिल्की मैग्नीशिया देख रहे हैं, ये आपने इस्तेमाल किया है घरों के स्तर पर। ठीक है ना, ये एक बेस होता है बेसिकली, क्षार, ठीक, जो अम्ल के प्रभाव को कम करता है। सिल्वर आयोडाइड के साथ ड्राई आइस का भी इस्तेमाल करते हैं कृत्रिम वर्षा के लिए, आर्टिफिशियल प्रेसिपिटेशन के लिए, और आजकल यह तकनीक बहुत ही चलन में है और करंट अफेयर्स का मुद्दा भी यह रहता है। ठीक, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, ये बेटा यूपीएससी में भी ये प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये प्रश्न यूपीएससी में भी आ चुका है, राइस इंटेंसिफिकेशन टॉपिक का ये प्रश्न है। ठीक, और राइस इंटेंसिफिकेशन में ये प्रश्न पूछा जाता है। मैंने अभी आपको चुपचाप इसका उत्तर बता दिया। ये प्रश्न राइस इंटेंसिफिकेशन का है। पीछे ऑप्शंस जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक ही जगह राइस है, यानी मीथेन धान के खेत, ठीक, में उत्पन्न होगी, पैडी फील्ड। ठीक, ये राइस इंटेंसिफिकेशन पर एक पेपर पब्लिश हुआ था, ठीक, जिससे फिर प्रश्न उठाकर इसको पूछा गया था। अभी शुगर केन इंटेंसिफिकेशन पे भी भारत में कार्य हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। तो भविष्य में शुगर केन इंटेंसिफिकेशन से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, लेकिन फिलहाल के लिए मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला क्षेत्र पैडी फील्ड होता है। ठीक, चलिए, प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? ठीक है ना, नाइट्रोजन। प्राकृतिक रेशम का जो घटक है वो नाइट्रोजन है, ये नेचुरल कंपोनेंट ऑफ सिल्क है। ठीक, कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? ठीक, एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ठीक है, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन और टेफलॉन। टेफलॉन आपने घरों में इस्तेमाल होते हुए देखा होगा, टेफलॉन टेप्स आते हैं, ये जॉइंट्स जो होते हैं आपके पाइप्स के, उनको टाइटनेस से बंद करने के लिए होते हैं, दैट इज नोन एज टेफलॉन। ठीक, दैट इज नॉट ए थर्मोप्लास्टिक। ठीक, पॉलीस्टीरीन भी एक थर्मोप्लास्टिक नहीं कहा जाता है, इसका सही उत्तर नियोप्रिन है, जो कि थर्मोप्लास्टिक की श्रेणी में नहीं आएगा। ये सारे पॉलीमर हैं, पॉलीथाइलीन्स हैं। ठीक, एचडीपीई भी होता है और एलडीपीई भी होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलीन और लो डेंसिटी पॉलीथाइलीन। आजकल औद्योगिक रूप से एचडीपीई और एलडीपीई का ही इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली में मेटल पाइप्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि उनमें रस्टिंग की प्रॉब्लम बहुत होती है और ऑल वेदर नहीं होते, इसलिए इस पॉलीथाइलीन का प्रयोग औद्योगिक रूप से किया जाता है, इसीलिए इस प्रश्न को यहाँ पर पूछा गया है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ ग्लास? ठीक है, पॉलीकार्बोनेट वो पदार्थ है जिसका इस्तेमाल हम बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए करते हैं। ठीक, ना चिपकने वाली कढ़ाई, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन स्टिक पैन्स? टेफलॉन का इस्तेमाल होता है, टेफलॉन कोटिंग होती है। ठीक है, अभी इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी सामने आए हैं। इन प्रभावों में ये पता चला है कि टेफलॉन या नॉन स्टिक बर्तन यूज करने से कैंसर की संभावना बढ़ती है। ठीक, कार्ड पेपर, पीवीसी, बताइए, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सेंस बनता है इस ऑप्शन का, तो प्रिंट हटाइए इन सबको। ठीक, कार्ड पेपर का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, है ना। पीवीसी बेटा पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल नहीं करते। इसी पाइप्स आते हैं, पाइप्स की कोटिंग थोड़ी ना करते हैं मैटर की। ठीक, ये तो सामान्य ऑब्जर्वेशन है किसी सामान्य मानव का। टेफ्लॉन कोटिंग होती है, और वैसे भी अगर आप जरा भी पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हैं तो जब भी नॉन स्टिक पैन्स लाइए घर पे, थोड़ा सा उसका मैनुअल पढ़ लीजिए, में लिखा होता है दैट इज अ टेफ्लॉन कोटिंग,
प्रश्न का उत्तर तो वहीं से सॉल्व हो जाता, फिर भी 2015 का प्रश्न है, पुराना, ठीक है ना। कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, ठीक, जो आर्टिफिशियल सब्सटेंस नहीं है, ठीक। टेफ्लॉन और नियोप्रिन अभी हमने बताया कि ये आर्टिफिशियल सब्सटेंस है। लेक्सॉन भी एक फाइब्रोइन ये एक नेचुरल सब्सटेंस है, इसमें आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है, तो कृत्रिम पदार्थ ये नहीं है। कौन सा विस्फोटक नहीं है, ठीक है। देखिए पहले नंबर पे जो लिखा है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, टीएनटी, ठीक, कई चीज में भी देखा होगा, तो बिल्कुल से विस्फोटक पदार्थ है। बेटा आरडीएक्स का नाम तो सुनते ही रहते हैं, ठीक है ना, और सुना भी होगा, कई मूवीज के स्तर पर सुना होगा। और आरडीएक्स तो कई बार हमारे यहाँ सुरक्षा एजेंसियां पकड़ती भी हैं विस्फोटक के रूप में, और ये समाचारों में सामान्यतः भी बना रहता है। ये दो ऑप्शन तो चले ही गए। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक, यह भी एक विस्फोटक है। बचा एक ऑप्शन, अपने आप जो ऑप्शन बचा वो उत्तर डी हो जाएगा, ठीक। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक नहीं है। किस प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। भाप इंजन, डीजल इंजन, दोनों में, या पेट्रोल इंजन। कार्बोरेटर की संरचना देखेंगे, उसमें एक छोटा सा फिल्टर लगा रहता है, जो कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को ऑयल में मिक्स नहीं होने देता बेसिकली, ठीक। अगर आप डीजल इंजन की बात करेंगे, ठीक, तो डीजल इंजन में आपको कार्बोरेटर की संरचना नहीं मिलेगी, ठीक। जो टर्बोजेट इंजन की संरचना होती है, उसमें इंजन की ही ऊष्मा को दोबारा डीजल का तापमान बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक। पेट्रोल और डीजल इंजन में एक परिवर्तन और होता है। डीजल इंजन में जहां प्रेशर का उपयोग करके अग्नि को जलाया जा रहा होता है, ऊर्जा को उत्पन्न किया जा रहा होता है, वहीं पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग पाया जाता है, ठीक है ना। एक छोटी सी इलेक्ट्रिक चिंगारी के माध्यम से इस इंजन को चलाया जाता है। यहां पर मैंने पहले ही बता दिया, कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में पाया जाएगा, और ये इम्प्योरिटीज को अलग अलग करने का काम करता है, ठीक। उत्तर डी। नेक्स्ट चलते हैं। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में होती है, तो ज्यादा सोचना भी नहीं है। CH4। बायोगैस संयंत्र से मीथेन गैस निकलती है, जो कि ऊर्जा उत्पादन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। उद्योगों के क्षेत्र में यदि बात करेंगे, और आप कभी अल्कोहल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, वहां पर जो स्पेंट वॉश निकलता है, उस स्पेंट वॉश, और खास तौर पर हाई सीओडी स्पेंट वॉश जो होता है, उसका इस्तेमाल CH4 उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, और इसको फिर बॉयलर में फर्दर बर्न करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर मीथेन ही, ठीक है। जब विज्ञान विज्ञान की क्लास चलेगी तो मैं आपको और डिटेल्ड फॉर्म में ये स्पेंट वॉश का फिनोमिना फिर समझा दूंगा क्या होता है। सीएनजी इज, इसका पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना, ठीक है। वैसे भी अगर सीएनजी का पूरा नाम आपको जानना हो, सीएनजी पेट्रोल पंप इस्तेमाल होते रहते हैं। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। जो घर में आती है उसका पाइप्ड नेचुरल गैस होता है, ठीक। ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ना। और सोच के देखिए, कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस, कंट्रोल्ड नेचुरल गैस, है ना। भ्रमित मत होइएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी गैस का फुल फॉर्म होता है, ठीक। निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? इसका सही उत्तर है ब्राजील, और अब भारत भी, ठीक है ना, इसी श्रेणी में बढ़ रहा है, ठीक, कि पेट्रोल में एथेनॉल जो है की मात्रा बढ़ाई जाए, ठीक। नॉकिंग कम होती है, इंजन की लाइफ बढ़ती है, और ऊर्जा संरक्षण भी होता है, ठीक। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में जिस एक विषय वस्तु का उपयोग किया जाता है, वह होती है फोटो सेल, ठीक। जल और सोलर सेल का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? शाकनाशक मतलब हर्बिसाइड है, ठीक। पोटेशियम परमैंगनेट हर्बिसाइड नहीं है।
ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कई जगह आपने रंजक के रूप में देखा होगा, विरंजक की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं, ये रंग को हटाता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं कपड़ों, सफेद कपड़ों को साफ करने के लिए। और आता है ना घर में आला, आला ALA देखा होगा, ठीक, वो ब्लीचिंग एजेंट ही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन नहीं, सोडियम क्लोराइड इसका सही उत्तर है। सोडियम क्लोराइड एक हर्बिसाइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा कांच का प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? ठीक है ना, क्रुक्स कांच वो पदार्थ है, ठीक, जो पराबैंगनी किरणों को काटता है या रोकता है। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनें। सिल्वर आयोडाइड इसी प्रश्न पत्र पर हमने अभी डिस्कस किया है ना। एक तो हो गया, ये बी मिलेगा 1 से, सी मिलेगा नंबर 1 से। अगर इस प्रश्न को सॉल्व करना हो, ठीक, तो हमें सिंपली अब ये देखना है कि सी कहां कहां 1 से मिला हुआ है। तो देखिए, दो उत्तर तो हमारे सीधे चले गए, हमें दो ही ऑप्शन चेक करने हैं। अगर एक और मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे में नीले थोथे को कहां इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, इस चीज पर हमारा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो नीला थोथा जो है वो कवकनाशी है, ठीक है ना, इससे कवक का नाश किया जाता है। ठीक, नीले थोथे को कवकनाशी से मिला दीजिए। ठीक, अगला है ना, अब देखते हैं कि तो दो चले गए, इन दो में अभी भी हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक, क्योंकि दोनों ऑप्शन में दो सही। ठीक, अब हमें तीसरे पे चलना पड़ेगा। ठीक, तो तीसरे का देखिए, बी का चेक कर लेते हैं, इयोसिन। और इयोसिन जो बेटा है, ठीक, वो हमारी है रेड इंक। ठीक है, और जो जिंक फास्फाइड है वो हम यूज करते हैं घरों में, कृंतक, रोडर, ये जो चूहे होते हैं इनको मारने की दवाई में जिंक फास्फाइड पाया जाता है। इसका अर्थ है कि D4 से मिलेगा और इयोसिन मिलेगा लाल स्याही से, और सी उत्तर जो आपका है वो सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये वाला प्रश्न देखिए, मैंने अभी आपको बताया जिंक फास्फाइड चूहों को मारने की दवा है, और यहाँ जिंक फास्फाइड चूहे का विष। सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा कतई नहीं, हॉर्न सिल्वर कतई नहीं, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जिंक फास्फाइड चूहे का विष है, और उत्तर सी आपका सही हो जाता है। आप पुनरावृत्ति देखिए 2020 में, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पीवाईक्यूज को सॉल्व करना जरूरी क्यों है। 2020 में जहां एक प्रश्न आता है जहां आपको आंसर्स को मैच करना होता है, वहां एक प्रश्न है जहां जिंक फास्फाइड एक चूहे मारने वाली दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक, 2011 में प्रश्न आया है कि जिंक फास्फाइड क्या है, तो 2011 में ऑलरेडी रेड पॉइजन के ऊपर प्रश्न पूछा जा चुका है, और फिर से उसकी पुनरावृत्ति 9 साल बाद आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 9 साल 10 साल के प्रश्न भी बार बार रिपीटिशन में पूछे जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की, पीसीएस और खासतौर पर यूपी पीसीएस के लेवल पर। द ओनली पीसीएस चैनल इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है कि पीसीएस की परीक्षा में जो भी भ्रम की स्थिति है उसे तोड़ा जाए, और पीवाईक्यूज के माध्यम से एक स्ट्रेटजी तैयार की जाए कि किस प्रकार से इन प्रश्न पत्रों के आधार पर हमें सरलता से इनको सॉल्व करना है। खुद देखिए 2011 में जहां चूहे के विष की बात हो रही है, 2020 में फिर से कृत्रिम वर्षा और चूहे के विष की बात हो रही है। अगर हमने ये स्टेबलाइज होकर अध्ययन किया होता तो हमें सिल्वर आयोडाइड और कृत्रिम वर्षा के बारे में पता होता, और चूहे के विष के बारे में भी, और हमारा काम बन जाता। ठीक है ना, चलिए फर्दर मूव करते हैं फिर से एक बार। ठीक है ना, इसमें मार्फिन, सोडियम, बोरिक अम्ल और जर्मन सिल्वर। ठीक, सबसे पहले है मार्फिन। मॉर्फिन एक दर्द को कम करने वाली दवा। ठीक, इस व्यक्ति के बहुत दर्द होता है, कुछ लोगों को माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको मॉर्फिन दिया जाता है। ये दर्द के जो अनुभव है उसको खत्म कर देता है शरीर से।
किस प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है जो शरीर के स्वाभाविक दर्द की भूमिका है, जो संदेश है न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू, यह उसको खत्म कर देता है। यानी दिमाग को यह एहसास नहीं होता, लेकिन इसके अधिक प्रयोग से खतरा हो सकता है कि बिल्कुल ही दर्द का एहसास खत्म हो गया, अब कहीं कट लग गया है तो भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा। ऐसे मॉर्फिन तो है एनाल्जेसिक। अब बढ़ते हैं सोडियम की तरफ कि सोडियम कहां पर पाया जाएगा, है ना। तो सोडियम की बात करें, ठीक है, तो सोडियम एक ऐसा धातु है जो जल से बहुत तेजी से रिएक्ट करता है या वायु से बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। इसलिए प्रयोगशालाओं में सोडियम को रखने के लिए जिस एक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं वह है केरोसिन का तेल। सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में ही संरक्षित और स्टोर किया जाता है। यानी दो मैच हो गए। अब जरा चेक करते हैं, ठीक। ए का 3 नंबर मिल गया, ठीक। अब बी का 4 नंबर मिल गया, उत्तर डी सही है, ठीक। आगे के स्तर पर, ठीक है ना, जो बोरिक अम्ल आपका होता है वो एक एंटीसेप्टिक है और जर्मन सिल्वर जो है आपका वो मिश्र धातु है, ठीक है ना। इसको मैचअप ही कर लीजिए, ठीक। कौन सा मृदा से संबंधित है, ठीक। तो मृदा से संबंधित है इडेफिक, ठीक। प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक जीव जंतुओं से संबंधित है। क्लाइमेटिक जलवायु से संबंधित है। टोपोग्राफी मानचित्र से संबंधित है। एक ही बच गया, वही मृदा से संबंधित, ठीक। फिर से एक बार देखिए, यहां पर आपको फिर से 2019 में मैं फिर आपको पीछे ले चलूंगा और बहुत पीछे ले चलूंगा, और इतना पीछे कि एक बार आप समझ पाए चीजों को दोबारा से कि हम समझना क्या चाहते हैं। जरा इस प्रश्न को देखिए, यहाँ केवलार है 2019 में, और फिर अब आगे बढ़ते हुए हम जरा उसी प्रश्न पे आ जाते हैं जहां हम पहुंच चुके थे। एक बार फिर से यहाँ आपको केवलार का जिक्र मिलेगा, फिर से जिंक फास्फाइड आ गया, ठीक। फिर 2019 का ही प्रश्न, ठीक है। अब जरा समझने का प्रयास करें। अच्छी तरह जानते हैं कि जो सी है वो फोर्थ से ही मिलेगा, ठीक है ना, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, ठीक। इसके बाद कैंसर रोधी दवा, है ना। इसके बाद केवलार की बात कर लेते हैं। अगर केवलार की बात की जाए, ठीक, तो केवलार है एक संश्लेषित रेशा, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। अगर हम टेक्सोल की बात करें, ठीक, तो टेक्सोल है हमारी कैंसर रोधी दवा। एक बचा नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक होता है। पहला मिला है 2 से, कहां गया, 3 नंबर, जिंक फास्फाइड 4 नंबर, और डी विस्फोटक की उत्तर सही है। नाइट्रोसेलुलोज भी एक विस्फोटक की ही तरह कार्य करता है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सल्फर डाइऑक्साइड दांत, क्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनेट अम्ल वर्षा, ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। बेटा साइनाइड गैस की वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुई, क्लोराइड पोल्यूशन, है ना। मिथाइल आइसोसाइनेट अम्ल वर्षा नहीं, कैल्शियम सिल्वर आयोडाइड, सॉरी सिल्वर आयोडाइड, है ना, अम्लीय वर्षा के लिए। और ड्राई सीओ, ओजोन परत अगर नहीं होगी तो सूर्य की हानिकारक ओजोन परत अगर नहीं होगी तो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी, और ये हमारे जो सेल में कोशिका में उपस्थित डीएनए है उसमें उत्परिवर्तन कर देंगी, ठीक, उनको म्यूटेट कर देंगी, और हमें स्किन कैंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही यहां पर सही सुमेलित है। कक्षाओं में पढ़ाते हुए मैं कई बार इस तथ्य को, जब सेल पढ़ा रहा होता हूं कोशिका,
तो परिवर्तन पढ़ाते हुए ऑलरेडी डिस्कस कर देता हूं, ये प्रश्न वहीं से सॉल्व हो जाता। कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? ठीक, एकिडना जो स्तनधारी है वह अंडे देता है। ये मार्सुपियल्स हैं, कंगारू मार्सुपियल्स होते हैं। अर्धविकसित को जन्म होते एक थैलीनुमा संरचना होती है जहां इनका बच्चा फिर पूरी तरह से विकसित होता है। ठीक, मानव सदृश लघुतम कपी है। ठीक, गिबन। चिंपैंजी, गोरा और ओरंगुटान काफी बड़े, ठीक, मानव सदृश कपी हैं। सबसे छोटा होता है गिबन। ठीक, किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? ठीक, ये खुर की बात हो रही है ना। खुर समझिए, केराटिन से बनी संरचना है। हमारे शरीर में, त्वचा में केराटिन पाया जाता है जो कि जल में अघुलनशील एक प्रोटीन है जो त्वचा को जलरोधी और वायुरोधी बना। हम जानवरों के सींगों की बात करें, हम उनके खुरों की बात करें, हम अपने नाखूनों, बालों की बात करें, ये सभी संरचनाएं केराटिन से बनी हैं। हम पक्षियों के पंखों की बात करें, मछलियों के शल्कों की बात करें, हिरण में खुर पाया जाता है, जेब्रा में भी, घोड़ा में भी। ठीक, बचा एक गीदड़ जिसमें खुर नहीं पाए जाते। ठीक, हेयर पाए जाते हैं लेकिन यहाँ खुर की बात की गई। ठीक, इसलिए, है ना, खुर है। पैर, कभी गाय के पैर देखिएगा, इज नोन एज खुर, और वो केराटिन संरचना के बने, वाटरप्रूफ और एयर प्रूफ। ठीक, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है? ठीक, स्पर्म वेल वैसे भी दांत वाली वेलों में सबसे विशालतम प्रजाति है और सबसे बड़ी वेल होती है ब्लू वेल। ठीक, स्पर्म वेल दांत वाली वेलों में सबसे विशालतम प्रजाति। किस जीव का रक्त सफेद कलर का होता है? देखिए, एक चीज बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ऑर्थोपोड जहां दिख रहे हैं, ठीक, वहां पे टिक कर दीजिएगा। तिलचट्टा जो कॉकरोच होता है, कई बार आपने मारा भी होगा उसको, ठीक, उसका रक्त जो होता है वो सफेद कलर का होता है, वहां हीमोग्लोबिन पाया नहीं जाता। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। ये वही हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एक अस्थाई यौगिक बनाता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है ना, वही हीमोग्लोबिन। ठीक, किस जीव का रक्त सफेद होता है? तिलचट्टा, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं होता है? बेटा, लाव, शहद और रेशम ये कीट से प्राप्त होता है। मोती शीप से प्राप्त होता है, समुद्र में पाया जाता है, इसलिए मोती का सही उत्तर है, क्योंकि नॉट ऑब्टेन्ड पूछा था। ठीक, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं, ठीक, है ना, वृक्षवासी, बिल बनाने वाले, टेरेस्ट्रियल, हीरोफिटिक एनिमल, मरुदभिद जानवर, ठीक, मरुस्थल। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जी रह सकता है? ठीक, यहाँ ऊंट ऑप्शन दिया हुआ है जो कि ठीक नहीं है। इसका सही उत्तर है कैंगेरू रैट। ये बहुत ज्यादा समय तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। ठीक, है ना। जिराफ भी यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन जिराफ भी इसका सही उत्तर नहीं है। ठीक, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? निक्टेंथिस, निलंबो, निकोटियाना और नेपेंथिस। ठीक, वीनस फ्लाई ट्रैप भी एक प्रजाति है और घटपर्णी एक प्रजाति है। यहाँ पर सही उत्तर है नेपेंथीस। ठीक, ये एक कीट भक्षी पौधा पौधे भी कीड़े खाते हैं और प्रोटीन की प्राप्ति उनसे करते हैं। ठीक, हमारी तरह ही, हमारे सदृश ही उनकी संरचना पाई जाती है। तो कोई संरचना में बहुत ज्यादा परिवर्तन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। कौन सा एक तना है? ठीक, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम? शकरकंद, गाजर, अदरक और सलजम। पहले तो एक बात बता दूं, आलू भी एक तना है। शलजम की बात हो रही है, शलजम तना नहीं है, जड़ है, रूट है। गाजर तना नहीं है, रूट है। शकरकंद, स्वीट पोटैटो, पोटैटो इसीलिए ऑप्शन में दिया है कि आप गलती करें यहां पे। ठीक,
क्योंकि पोटैटो स्टेम होता है, उन्होंने पोटैटो लिख दिया, पूरी जानकारी नहीं है तो यहाँ टिक सही करके चले आएंगे और गलत हो जाएगा। स्टेम है अदरक, जिंजर इसमें से स्टेम है, गाजर, शकरकंद और सलजम, ठीक है ना, ये सारे के सारे रूट हैं बेटा। लौंग है, ठीक, तना की गांठ, नोड्स ऑफ द स्टेम, जड़ की गांठें, बंद कलियां या बीज, क्लोज्ड बड्स हैं, ठीक। ऊपरी सिरे पर लौंग को आप तोड़ेंगे तो वहां पर आपको ठीक बड्स दिखाई देंगे, वो क्लोज्ड बड्स होते हैं, ठीक है ना, सीड्स नहीं होते। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, ठीक। प्याज में सल्फर पाया जाता है, ठीक। यह सल्फर बाद में सल्फेनिक अम्ल का निर्माण करता है, जिसके कारण आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। प्याज में एक और विषय वस्तु पाई जाती है, प्याज में जब आप प्याज को छीलते हैं, पील करते हैं, तो वहां एक पतली सी एकदम झिल्ली नुमा झिल्ली सदृश संरचना पाई जाती है, वह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। अगला चलते, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। अगर अनुक्रम में जीन के परिवर्तन हो गया, पहले तो समझें जीन है क्या, ये रहा डीएनए, काट दीजिए यहां से, जो बच गया इसको जीन, तो यानी डीएनए का एक विशिष्ट खंड जीन कहलाता है। इस जीन में, ठीक है ना, तो अनुक्रम है वो रखे हुए हैं, इन अनुक्रमों से बाद में ट्रिपलेट कोडॉन का निर्माण होता है, वो कोडॉन अमीनो एसिड बनाते हैं, वो अमीनो एसिड मिलके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, उस पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन कहते हैं, और इन्हीं प्रोटीन में परिवर्तन के कारण उत्परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब जीन के भीतर यदि अनुक्रम चेंज हुआ तो उसको कहते हैं उत्परिवर्तन, अर्थात म्यूटेशन। प्रजनन दिया हुआ है, बताइए ठीक कहां से सही होगा, ठीक। प्रतिरूपण कतई नहीं, ठीक। संयोजन कॉम्बिनेशन, ठीक। रिकॉम्बिनेशन की घटना क्रॉसिंग ओवर में होती है जब कोशिका विभाजन होता है, ध्यान रखिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा दी गई थी? ये मैं बिल्कुल बताने के मूड में नहीं हूं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, वॉटसन एंड क्रिक इसका सही उत्तर है, और एकदम 10th लेवल बेसिक बायोलॉजी ये 2012 और फिर से 2018 में ये प्रश्न रिपीट किया गया है, ठीक है ना। और वैसे भी कक्षा में पढ़ाते हुए मैं बिल्कुल एकदम बताता हूं कि वॉटसन एंड क्रिक ने ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किया था। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो वह है दालें, पल्सेस, ठीक है। ये होता क्या है, यह एक सहजीवी संबंध है, ध्यान से सुने, यह एक सहजीवी संबंध है, ठीक। सहजीवी का मतलब जहां परस्पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए, ठीक है, दो जीव साथ में रहते हैं, ठीक। यहां पर एक है दालों के पौधे और दूसरा है हमारा राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया, ये राइजोबियम बैक्टीरिया वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, नाइट्रेट में बदलता है, और नाइट्रेट में बदलकर पौधे को दे देता है। बदले में इस राइजोबियम को आवास पौधे की जड़ें अपने पास देती हैं, तो ये एक दूसरे से परस्पर लाभान्वित होते हैं। परंतु समझने वाली बात यह है कि ये जो नाइट्रोजन है, ठीक, और जो नाइट्रेट में बदल रही है, इसको बदलने के लिए यहां ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन ना हो इसलिए इन पौधों की जड़ों में एक खास प्रकार का पदार्थ लेग हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, जिसकी वजह से इन जड़ों का रंग हल्का गुलाबी दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए दालें आपका सही उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? नील हरित शैवाल इसका सही उत्तर है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के वत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है, ठीक। एजोला वह पौधा है जिसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है।
ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग। आयोडीन कभी भी अस्थियों और दांतों के लिए आवश्यक नहीं है, ये ऐसे टिक कर दीजिए। ये तीनों, ठीक है ना, अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है। ठीक है ना। कैल्शियम और फास्फोरस उपास्थि अस्थि दांतों के बनने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा होता है? ठीक। ये लीजिए, रेनिन, ठीक, पेप्सिन आमाशय के स्तर पर ही निर्गत होते हैं। ठीक। रेनिन मिल्क प्रोटीन को पचाता है और ये दोनों जो एंजाइम हैं आपके, इनके लिए एसिडिक मीडियम होना चाहिए, अम्लीय माध्यम होना चाहिए, और अम्लीय माध्यम के लिए ही स्टमक में HCl पाया जाता है। आमाशय इसका सही उत्तर है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइजेस्टेज विद्यमान रहता है। अब इस प्रश्न में एक चीज देखें, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, बिल्कुल ठीक बात है। हम सेलुलोज को नहीं डाइजेस्ट कर सकते। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ये सेलुलोज है, ये विश्व में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जैविक पदार्थ। सेलुलोज इज द मोस्ट अबेंडेंट बायोलॉजिकल मटेरियल ऑन द अर्थ। पहली चीज की बात, मवेशियों के शरीर में सेलुलोज को पचाने के लिए सीकम नामक संरचना पाई जाती है, और इस सीकम नामक संरचना में सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं जो इस सेलुलोज के पाचन का कार्य करते हैं। ये हो गई दूसरी। हमारे शरीर में पहले सेलुलोज पाचन के लिए एक संरचना पाई जाती थी, लेकिन समय के साथ उस संरचना वेस्टिजियल ऑर्गन बन गई, वो अविशेषी अंग बन गया। अब हमारा शरीर स्टार्च का पाचन करता है। ठीक। और यहां पर देखिएगा कि एसर्सन में लिखा है, अभिकथन में, सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, क्योंकि मानव शरीर में स्टार्च स्टार्च का लेना देना सेलुलोज के साथ नहीं है। सेलुलोज पौधों की पत्तियों वगैरह में पाया जाता है। ठीक। इसका अर्थ यह हुआ कि बिल्कुल से जो इस कथन है वह बिल्कुल गलत है। ठीक। और मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइजेस्टेज विद्यमान रहता है। ठीक है ना। यानी अभिकथन जो है आपका वह सही है, सेलुलोज के पाचन में मानव शरीर असक्षम है, ये जानवरों में होता है। दूसरा है, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइजेस्टेज विद्यमान रहता है। ये कथन ठीक है, लेकिन अभिकथन इस कथन की सही स्पष्ट व्याख्या नहीं है, इसलिए इसका उत्तर बी सही है। ठीक है ना। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? ध्यान रखिएगा, बेरी बेरी। ठीक। झींगा आयोडीन की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसीज है जो कि इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर विद्यमान होता है। ठीक है ना। ये तो वैसे ही हटा दो, तो कोई मतलब ही नहीं। अगला, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक। विटामिन B2 कॉड लिवर ऑयल, अरे बिल्कुल ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। विटामिन ई की बहुत मात्रा और डी की बहुत मात्रा होती है, और कॉड लिवर ऑयल, ठीक, अस्थियों को मजबूत करने के काम आता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? उत्तम गाजर है। ठीक है ना। आंवला ज्यादा स्रोत में आएगा, उत्तम स्रोत में नहीं। रक्त का थक्का रुधिर स्कंदन बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल ध्यान रखिए, विटामिन के की वजह से शरीर में रक्त का थक्का जमता है। विटामिन के की कमी से शरीर में रक्त का थक्का जमता है। इसके अतिरिक्त कैल्शियम आयंस भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं, प्रोथॉम्बिन भी होता है। ठीक है ना। थ्रोम्बोप्लास्टिन भी होता है, जिनकी वजह से रुधिर स्कंदन होता है। यदि रुधिर स्कंदन नहीं हो रहा है
तो फिर उसको हीमोफीलिया बीमारी के नाम से जाना जाता है। और इस रुधिर स्कंदन को बैलेंस करने के लिए शरीर में हिपैरिन नामक एक एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी पाया जाता है, हिपैरिन नाम का। और यही हिपैरिन जोंक में, हिरुडिनेरिया में हिरुडीन नाम से पाया जाता है और यह दवा बनाने के काम में आता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग कहीं हो जाती है तो ये उस ब्लड क्लॉट को ठीक खत्म कर देता है, हटा देता है। हिरुडीन कृत्रिम दवा है। ठीक, अधिकांश विटामिन देखिए जरा, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। ठीक, और मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। ठीक, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए हमें बाहर से खाद्य पदार्थों में इन विटामिन और खनिज लवण की आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं, क्योंकि तुरंत क्योंकि लगाइए। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं मानव अंग। ठीक, ये बिल्कुल गलत बात है और ये इसकी सही व्याख्या तो है ही नहीं, सिर्फ ए सही है। इसलिए ए सही है किंतु आर गलत है। व्याख्या का सवाल ही वो कारण है, रीजन है, तो वाक्य है वही गलत है। ठीक, तो अब इस सीरीज में हमने 113 प्रश्न पूरे कर लिए हैं और अभी भी प्रश्न बाकी हैं, तो इस सीरीज का अगला पार्ट भी आपके सामने जल्द ही आएगा। ठीक, और ये सीरीज इसी प्रकार से हम चलाते रहेंगे क्योंकि पीवाईक्यूज आपकी सफलता के लिए बहुत आवश्यक हैं। चैनल पर नए हैं तो ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अभी इस चैनल पर सीसेट और करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स चलाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यूपी पीसीएस को टारगेट करके। और उस प्रोग्राम से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इसे जुड़े रहिए द ओनली पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल से और अपनी सफलता की यात्रा हमारे साथ तय करिए। जल्द ही मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।